वजारत दाखिला के जरिए 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन 3 के लिए नई रहनुमा हिदायत आज से नाफिज। नई हिदायत के मुताबिक कई रियासतों में ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी अशिया की दुकानें खोलने समेत कई पाबंदियों से मिलेगी छूट। रेड जोन में पाबंदी रहेगी बरकरार। मरकज ने रियासतों को लिखा, आमद और रफ्त की सहूलत सिर्फ फंसे हुए माइग्रेंट मजदूरों, सयाहों, तलबा और दीगर लोगों के लिए होगी, न कि रोजगार के लिए दूसरे शहरों में मुकीम लोगों के लिए। रियासतों में अजला के दरमियान आमद और रफ्त पर अब भी पाबंदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नावाबस्ता ममालिक के सरबराह इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिरकत। रुकन ममालिक के दरमियान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल और इस वबा के खिलाफ कोशिशों में बेहतर तालमेल पर इजलास में होगी बातचीत। इकतीस मई को मुजव्वजा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी इम्तहानात 2020 मुलतवी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा, इम्तहानात और इंटरव्यू का इनेकाद मुमकिन नहीं। 20 मई को दोबारा लिया जाएगा हालात का जायजा। इम्तहानात की नई तारीखों का वेबसाइट पर होगा ऐलान। भारत में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 29,453, 11,706 मरीज सेहतयाब। अब तक 1,374 लोगों की मौत। वजारत सेहत ने कहा, कोरोना से सेहतयाबी की शरह है 27.52%। पिछले 24 घंटों में 2,553 मामले दर्ज। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा। अब तक कुल 35 लाख से जायद लोग कोरोना वायरस से मुतासिर। 2,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 से 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। आदाब नाजरीन, शाम 5 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत के जरिए लॉकडाउन 3 आज से नाफिज हो गया है। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन को तीसरे मरहले में 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतालिक रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अजला की दर्जाबंदी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में की है। इन जोनों की दर्जाबंदी के लिहाज से सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ महदूद सरगर्मियां पूरे मुल्क में बंद रहेंगी। रेल, हवाई खिदमात बंद रहेंगी, लेकिन खुसूसी कामों के लिए आमद और रफ्त की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा तमाम जोन में तमाम तिब्बी सरगर्मियां शुरू होंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। मजहबी मकामात बंद रहेंगे। समाजी, सियासी और सकाफती तकारीब की इजाजत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट जैसी खदमात भी बंद रहेंगी। गैर जरूरी खदमात के लिए आमद रफ्त की शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी होगी। रेड जोन की अगर बात करें तो रेड जोन में जरूरी खदमात के लिए ई कॉमर्स को इजाजत हासिल होगी। रेड जोन में बैन रियासती और बैन अजला बसें नहीं चलेंगी। रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा भी बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ 2 पहिया गाड़ियों की इजाजत हासिल होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब, 1 सवारी 1 ड्राइवर को इजाजत हासिल होगी। और ग्रीन जोन में ममनुआ सरगर्मियों के अलावा तमाम सरगर्मियों की इजाजत होगी। माल बरदार गाड़ियों की आमद और रफ्त पूरे मुल्क में जारी रहेगी। माल बरदार गाड़ियों को किसी पास की जरूरत नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 29,453 हो गई है। मुल्क भर में 11,706 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,374 अफराद को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना इन्फेक्शन को काबू में रखा जा सके। इसीलिए लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की रहनुमा हिदायत पर अमल करें। वजारत सेहत ने आज अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 27.52% है, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,553 मामले भी दर्ज हुए हैं। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड
It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि चाहे भारत सरकार हो या रेलवे, वबा के सबब लॉकडाउन में फंसे लोगों से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हमारी गाइडलाइंस ने क्लियरली कहा है कि इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के भाग के रूप में जो मनुष्य जहां है वहीं रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट्स। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो लोगों की सहूलत के लिए दी जा रही रियायतें सिर्फ मजबूरी में फंसे अफराद को ही दें। मरकज ने कहा है कि गैर मुकीम मजदूरों, सयाहों, तलबा और दीगर अफराद की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त सिर्फ फंसे हुए लोगों पर नाफिज होगी जो लॉकडाउन से ऐन कब्ल अपने घरों या प्रोग्राम के लिए रवाना हुए थे लेकिन पाबंदी की वजह से वहां नहीं पहुंच सके। हुकूमत ने मजीद कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त सिर्फ मुश्किल के शिकार अफराद के लिए ही है, उन अफराद के लिए नहीं जो अपने घर के अलावा कहीं और रोजगार के लिए मुकीम है और आम दिनों की तरह अपने आबाई वतन जाना चाहते हैं। रियासतों के चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने उनसे फंसे हुए अफराद की आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने की अपील की। और बात करते हैं दिल्ली की। मुल्क में आज से लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। 17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में मरकज ने मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में काफी रियायतें दी हैं, लेकिन इस दौरान भी लोगों को हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करना होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3 के दौरान रेड जोन के लिए मरकज के जरिए मुकर्ररा तमाम छूट तमाम एहतियात के साथ कौमी राजधानी में दी जाएंगी। लॉकडाउन का तीसरा मरहला आज से शुरू हो गया है और कुछ नई शर्तों और ज़ाब्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने। आज से लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई और इस लॉकडाउन को पालन कराने के लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं भारत सरकार द्वारा। और आप देख सकते हैं कि कुछ जरूरी सामानों की दुकानें खोली गई हैं। मेरे पीछे हार्डवेयर शॉप है, इसको भी खोल दिया गया है क्योंकि छोटी छोटी जरूरतें की जो चीजें हैं उनको खोला गया है। इसमें मैकेनिक की कुछ शॉप्स हैं वो भी ओपन की गई हैं। स्टेशनरी शॉप, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों की स्टडी चल रही है तो उसको लेकर के भी ऑनलाइन शॉप्स के ऑनलाइन स्टडी के लिए जो मटेरियल है आपको वो अवेलेबल हो सके तो वो खोल दी गई हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें सरकार ने खोली हैं। में हम इस समय एक सनग्लास शॉप में भी मौजूद हैं जहाँ पे स्पेक्स की पूरी दुकानें खोली गई हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें जिनके ऐनक या चश्मे टूट गए हैं या उनके पास लेंस बदलने के लिए कोई भी शॉप अवेलेबल नहीं थी पिछले 1 महीने से, तो ये शॉप एसेंशियल सर्विसेज के दौरान खोली गई है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब चश्मे की तो ज़रूरत होती है, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके चश्मे, किसी का लेंस टूट गया, किसी का साइड टूट गई, किसी का कुछ, तो उस हिसाब से खोलना ज़रूरी है। ये एक स्टेशनरी शॉप है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो जारी है देश भर में, तो ऐसे में छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं क्योंकि आपको अपने नोट्स तैयार करने होते हैं। ऐसे में जो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए यहाँ पर ये शॉप खोल दी गई है और लोग यहाँ पर आकर के न केवल अपने ज़रूरत की सामान, अपने बच्चों के लिए सामान परचेज करें बल्कि एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है जिसकी खास अपील की गई है कि उसका खासा ध्यान रखा जाए वो भी है यहाँ पर। ये देखिए अभी किस तरह से सैनिटाइज अपने आप को करें। जो भी क्लाइंट आया उनको मटेरियल देने के बाद ही अपने आप को खुद हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। इनके पास लिक्विड सोप भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इनसे बात करते हैं। सर, आप जब कर रहे हैं ये शॉप, अब आपने आज से ओपन किया तो आपने जो पैरामीटर्स है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, हम सैनिटाइज करते हैं, पहले कस्टमर के पहले उसके हाथ सैनिटाइज करते हैं, उनके जाने के बाद अपने भी करते हैं, टोटली द्वारा हर बार।
नाजरीन, ना वाबस्ता ममालिक यानी नॉन अलाइड मूवमेंट के अरकान का इस वक्त सरबराह इजलास जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये मीटिंग कोरोना वबा के खिलाफ जंग पर मरकूज है। आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा से। जी अरुण, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस सरबराह इजलास के बारे में? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर शिरकत कर रहे हैं। जो नाम समिट है, जो कि प्राइमरीली कोविड को ध्यान में रख करके इस समिट का जो आयोजन किया गया है, अजरबैजान जो है इसका जो नाम समिट का इस बार जो चेयरमैनशिप उसके पास में है, तो दरअसल इस समय पर ये बैठक इस समय पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे, इसमें अपना वक्तव्य रखेंगे, स्टेटमेंट रखेंगे और ये बहुत ही बड़ी एक तरह से अचीवमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार आपको इस बात का अंदाजा हो कि मल्टीलैटरल फोरम्स की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क के अंदर एक तरह से शुरुआत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम देशों को जोड़ने की, ताकि जो सार्क कंट्रीज जुड़ सके। उसके बाद में हमने देखा कि G20 नेशंस की भी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत करी थी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया था और दूसरी कंट्री से जानने की कोशिश की थी कि आखिर कोविड-19 को मात देने के लिए क्या कुछ रणनीति को अपनाया जा सकता है। इसके बाद में जो ब्रिक्स की जो FM लेवल की जो मीटिंग थी वो भी हुई थी, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई थी और दरअसल मल्टीलैटरल फोरम्स के माध्यम से संदेशा साफ है कि कैसे तमाम देश मल्टीलैटरल फोरम के माध्यम से एक साथ जुड़ सकें और अपनी अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको शेयर कर सकें। आखिर कोविड-19 को मात देने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजीज हैं वो कारगर साबित हो सकती हैं। नैम की अगर ग्रुपिंग की बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग में से माना जाता है जब तक नैम की बात की जाए, और कोविड-19 का मैक्सिमम इम्पैक्ट इन कंट्रीज पर हुआ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय पर यह है कि कोविड-19 का भी सामना करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचा करके रखना है कि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर ना पड़ सके। भारत हम जैसा कि जानते हैं कि लीड रोल निभा रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 40,000 के आसपास इस समय पर कोविड के केसेस भारत जैसे देश के अंदर, अगर इसको कंपेयर करें अन्य डेवलप्ड कंट्रीज से जहां पर लाखों की तादाद हो चुकी है, तो कोविड की केसेस की बात की जाए इसमें भारत का एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल निकल करके आता है जहां तक कोविड को कंट्रोल करने की बात है। भारत सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के आगे चल रहा है। जहां तक कोविड-19 को हराना है, भारत में तो कंट्रोल कर ही रहा है, लेकिन दुनिया भर के अंदर एक तरह से फार्मेसी का हब भारत बना हुआ है। दुनिया भर के जो अन्य देश हैं उनको एक तरह से जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो बात कही जाती है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई कर रहा है। भारत अप्रोक्सीमेटली 100 कंट्रीज के आसपास को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक तरह से सप्लाई करने की कई विभिन्न स्टेजेस में कई कंट्रीज को सप्लाई कर चुका है, HCQ और पैरासिटामोल, और कई कंट्रीज को HCQ और पैरासिटामोल सप्लाई करने की तैयारी में, यानी कि यूएस जैसा देश हो गया या फिर हमारे जो नेबरहुड जितने भी उनकी अगर बात की जाए, जो नेबरहुड कंट्री हमारी, इन तमाम देशों को भारत का लगातार फार्मेसी की मेडिकल सप्लाईज की अगर बात की जाए तो एक तरह से मेडिकल सप्लाईज लगातार जारी है। तो भारत एक तरफ से मेडिकल सप्लाईज करके ग्लोबल रोल निभा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अपने देश के अंदर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जहां तक कोविड-19 की बात कही जाए। तो इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि हर कंट्री की अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है, हर कंट्री की कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से सीख सके। और कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा पैंडेमिक है जिसको लेकर के एक तरह से सबको एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा पैंडेमिक एक तरह से निकल करके आया है जिसका कोई भी मुल्क अकेले सामना नहीं कर सकता है। और शायद यही वजह है कि जहां तक कोविड-19 की बात कही जा रही है, इसको लेकर के हर कंट्रीज को एक साथ आने की जरूरत है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल रही थी, सबसे पहले वो लीडर बनते हुए दिखाई दिए थे जिसने तमाम देशों को, सार्क रीजन को एक तरह से इकट्ठा किया था। और अगर आपको याद हो तो एक जो कोविड-19 का जो फंड बनाया गया था सार्क के माध्यम से, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसका ऐलान किया था कि वो इस कोविड-19 के लिए के रिस्पॉन्स में जो फंड क्रिएट कर रहे हैं जिसके सार्क मेंबर्स तो जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा सार्क मेंबर्स को। इसके बाद G20 नेशंस ने भी ऐलान कर दिया था कि किस तरह से हमें एक कोविड के लिए एक रिस्पॉन्स तैयार करना है और कोविड-19 को एक तरह से मात देने के लिए हमें किस तरह से एक साथ आने की जरूरत है। उस दिशा के अंदर आप देखिए मल्टीलैटरल फोरम्स के माध्यम से तमाम कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ रही हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किन किन चीजों में दिक्कत है, यानी कि किस कंट्री को अगर मेडिकल सप्लाईज की जरूरत है तो कैसे एक कंट्री अपनी स्ट्रेंथ, अगर किसी की मेडिकल सप्लाईज है तो कैसे दूसरी कंट्री को सप्लाई कर सकता है, इस बात पर फोकस है। डिजिटल माध्यम से जुड़ने का एक और फायदा यह है कि तुरंत ही एक दूसरे से संपर्क में आकर के तमाम देश एक दूसरे से जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसे तो शेयर कर ही रहे हैं और कहाँ एक दूसरे की मदद की जा सकती है उस बात पर भी
फोकस किया जा रहा है। तो एक तरह से जिस तरह से ग्लोबल लीडर्स के तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते हुए दिखाई दिए इस कोविड-19 की जंग के खिलाफ। हम इस बात को जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो लगातार इस बात को कहता रहा है कि भारत एक तरह से लीड करता हुआ दिखाई देगा जहां तक कोविड-19 पैंडेमिक को मात देने की बात आती है, और भारत एक लीड रोल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि 130 करोड़ की आबादी वाला देश भारत है, ऐसे में उम्मीदें भारत से भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक बड़ी आबादी वाला देश अगर कोविड-19 को कंट्रोल कर लेता है तो एक तरह से ये वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और एक तरह से बहुत कुछ अन्य कंट्रीज सीख सकेंगी। जब तक नैम की अगर बात की जाए तो नैम के अंदर जो मेंबर्स है ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज है या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर या तो इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी ज्यादा हुआ है या फिर कोविड-19 की वजह से एक तरह से जो हेल्थ हैजार्ड है या फिर जो हेल्थ को नुकसान या फिर जो जान को नुकसान पहुंचे वो ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को कैसे सुलझाया जा सके, इस बात पर गहन चर्चा चल रही है। इस नाम समिट की मीटिंग के अगर फॉर्मेट की बात करें तो तमाम जो कंट्री के हेड्स हैं जो कि इस पर शिरकत कर रहे हैं वो अपने वक्तव्य को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे और अपने देश में उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं उस पर बातचीत करेंगे, उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ उम्मीद करते हैं दूसरे देशों के साथ में। और जो नैम जो ये ग्रुपिंग है जो एक तरह से एक बड़ी ग्रुपिंग मानी जाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग कही जा सकती है इसको, अगर हम दुनिया की मेंबर्स की अगर बात की जाए तो उन ग्रुपिंग्स में किस तरह से तमाम डेवलपिंग कंट्रीज एक तरह से या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी जो है वो कैसे एक साथ मिलकर के आ सकती हैं और कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है इसको किस तरह से मात दी जाती है, इन तमाम चीजों पर एक तरह से बातचीत कही जा रही है। लेकिन गौरतलब है कि ये जो मल्टीलेटरल फोरम्स पर जिस तरह से बातचीत कही जा रही है कोविड-19 को लेकर के, इसके लिए उपायों को ढूंढा जा रहा है, चाहे वो वैक्सीन को क्रिएट करने की बात हो या फिर कैसे मेडिकल सप्लाईज को दिया जा रहा हो ताकि कोविड-19 को रोका जा सके। जी शुक्रिया अरुण, आपने बहुत तफसील के साथ हमारे नाजरीन को इस सरबराह इजलास के कई पहलुओं से रूशनास कराया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आला क़यादत में भारत न सिर्फ मुल्क में बड़ी ही शिद्दत के साथ कोरोना के कहर से निपट रहा है और साथ ही साथ इसमें कामयाबी भी हासिल कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त भारत पर हैं क्योंकि भारत एक लीड रोल निभा रहा है, साथ ही साथ दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के तीसरे मरहले में कई रियासतें हुकूमतें लोगों की सहूलत और कुछ रियायतें दे रही हैं। हालांकि लोगों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए इन रियायतों का फायदा उठाना होगा। महाराष्ट्र के पुणे में जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं वहां आज से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी। अजला के दही इलाकों में सनती शोबों को भी कुछ राहत दी गई है। इसी दौरान पुणे पुलिस ने इम्तनाई अहकामात को कुछ रियायतों के साथ 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पुलिस के मुताबिक एक सड़क या एक गली में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गैर जरूरी सामान की 5 दुकानें खोली जा सकेंगी। उधर चंडीगढ़ में भी कल आधी रात से कर्फ्यू हटा लिया गया है। अगरचे कुछ छूट दी गई है लेकिन शहर में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि चंडीगढ़ अभी भी 130 रेड जोन अजला में शामिल है, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आमद और रफ्त की इजाजत दी गई है। जुफ्त-उताक निजाम के तहत दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खोलने की इजाजत भी दी गई है। लॉकडाउन 3 के तहत मिली छूट का असर गुरुग्राम में भी देखने को मिला। यहां पर भी दुकानें खुली नजर आईं, सैलून की दुकान भी खुली। खास बात यह रही कि साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। दुकान खोलने से पहले इसे सैनिटाइज भी किया गया। केरल के कोझिकोड में भी कुछ दुकानें खुली और सब्जी मंडी में हल्की रौनक लौटी है। लोग जरूरी अशिया की खरीदारी करते हुए नजर आए। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 67 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10,292 अफराद का कोविड-19 टेस्ट किया गया था, जिसमें से 36 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो गए हैं। अभी तक रियासत में 1,650 मामले हैं, जिनमें एक्टिव मामलों की तादाद 1,093 है। अब तक कुल 1,25,229 अफराद का कोविड-19 टेस्ट किया गया है। 524 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। रियासत में कुर्नूल से 491, गुंटूर से 338, कृष्णा से 278 सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस की जद में आने से अब तक 33 अफराद की मौत हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र नागपुर से स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस 1100 गैर मुकीम मजदूरों को लेकर रवाना हुई। इस मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था ताकि अफरा तफरी का माहौल न पैदा हो। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र से धीरे धीरे गैर मुकीम मजदूरों को खुसूसी ट्रेन के जरिए उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है।
इस बीच बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में फंसे बिहार के लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम करने के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी शख्स को रेल का किराया नहीं देना है, क्योंकि पैसे की अदायगी रियासती हुकूमत कर रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 35 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, वहीं 2,47,000 से ज्यादा जानें भी जा चुकी हैं। दुनिया में कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका है। अमेरिका में अब तक 67,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और 11,57,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। और आइए अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली खास एहतियाती तदाबीर की। रमजानुल मुबारक में रहमत का अशरा आज खत्म हो रहा है। इसके साथ ही मगफरत का अशरा शुरू हो जाएगा। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान ऐसा महीना है जिसका अव्वल रहमत है, इसके दरमियान में बख्शिश है और इसके आखिर में आग से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। इसके तीनों अशरे अपनी एक अलग खुसूसियत रखते हैं। पैगंबर इस्लाम के इरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मराहिल में रोज़ा कारआमद है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, जो ज़िंदगी के खुसूसन पहले मरहले में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, जो ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए कारआमद है, यानी इसकी वजह से कब्र में राहत मिलेगी। और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, जो ज़िंदगी के तीसरे मरहले यानी आखिरत में कारआमद है। रसूल ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब की नीयत से रखे तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए गए। ये महीना इंसानी तरक्की और उरूज का महीना है। अगर रोज़ा के दौरान अपने गुस्से को काबू में रखकर तहम्मुल मिजाजी और सब्र से काम लें तो खुदावंद ताला उस शख्स पर अपनी रहमत की बारिश करता है। इस महीने कुरान की तिलावत का बकसरत एहतमाम किया जाता है, ताकि खुदा के अहकामात के मुताबिक चलकर इंसानियत की भलाई व खैरखाही का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खुदा के अहकामात की तामील में अगर कोताही हो तो रमज़ान के दूसरे अशरे को गनीमत जानकर तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे और कुछ न खाने का नाम नहीं है, बल्कि आँखों का रोज़ा है, किसी को मैली आँख से ना देखा जाए। कानों का रोज़ा है, किसी की बुराई ना सुनी जाए। हाथों का रोज़ा है, बुराई की तरफ हाथ ना बढ़ें, यानी चोरी ना की जाए। पाँव से चलकर बदी ना की जाए। ज़बान का रोज़ा यानी किसी की बुराई ना की जाए और झूठ फरेब धोखाबाजी से इज्तनाब किया जाए। इसी तरह अपने जिस्म जान को नेकी भलाई और इंसानियत के कामों में लगाया जाए। रोज़े की हालत में भूखे प्यासे रहकर खुदा के बंदों के साथ हुस्न सलूक और उन्हें खिलाने पिलाने का ख्याल रखा जाए और गरीबों मोहताजों व बेकसों की कसम पुरसी की जाए। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, लिहाजा रमज़ान में नस्म व नस्क की पाबंदी करते हुए खुद भी बीमारी और नुकसान से बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। घरों में इबादत के दौरान इस मोहलिक बीमारी से बचने के लिए खुदा से दुआ की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मुल्क के उलेमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है, लिहाजा इस मुश्किल वक्त में हमें अपने रब की तरफ तौबा व इस्तिग़फ़ार और नेक आमाल के साथ रुजू करना चाहिए। सुबह व शाम के अज़कार का अहतमाम करना चाहिए। लिहाजा हमें पाँचों वक्तों की नमाज़ों और तरावीह का अहतमाम भी अपने घरों के अंदर ही करना चाहिए, इसलिए कि मुसीबत व परेशानी और ख़तरात के अय्याम में ऐसा करना जायज़ व दुरुस्त है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रुख़सत है और रुख़सतों पर अमल करना अल्लाह तबारक व तआला को उतना ही महबूब है जितना अज़ाइम यानी मुअक्कद उमूर पर अमल करना महबूब है। हमें हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा अहकामात व इरशादात का भी एहतमाम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, तभी जाकर हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं।
मुल्क अजीज़ भारत समेत तकरीबन पूरी दुनिया कोरोना कहर का शिकार हो चुकी है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, लोग जाए पनाह की तलाश में हैं। हुकूमतों की तरफ से और तिब्बी अमलों की तरफ से बार बार ये अपीलें की जा रही है कि लोग समाजी फासले को अपनाएं। ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, इन तदाबीर को इख्तियार करना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है और यही मौक़िफ़ इस्लाम का भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला ज़ररा वला ज़रार, कि न खुद नुकसान उठाइए और न किसी को नुकसान उठाने दीजिए। हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों में रहकर इबादत को अंजाम दें। मसाजिद में इस वक्त हम भीड़ न लगाएं। तरावी की नमाज और दीगर पंजगाना जो नमाजें हैं, उन तमाम नमाजों को हम अपने घरों में पढ़ें और बतौर ख़ास जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं या जो लोग नज़ला ज़ुकाम के शिकार हो चुके हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो हद से ज़्यादा एहतियात बरतें। कोविड-19 की आलमी वबा से निपटने में मसाजिद अहम किरदार अदा कर रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान दुनिया भर में मसाजिद को कोरोना वायरस की रोकथाम और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रोशनी से सजी मस्जिद की यह तस्वीर तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल की है। तुर्की में उस्मानी दौर से ही माह रमजान में मसाजिद को सजाने का रुझान रहा है, जिसे वहाँ की जबान में माहिया कहते हैं। ताहम इस बार रमजान में माहिया महज खुशनुमाई और दिलकशी की चीज नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से बचाने और एहतियात के लिए पैगाम का एक जरिया है। मसाजिद भी कह रही हैं, हयात अवसगा, यानी घर में ही रहना ठीक है। हम महिया लाइट्स में पैगामात लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं कि जिंदगी घर पर ही फिट है। जर्मनी के कोनिग्सबर्ग की मस्जिद के इमाम इसराफिल पोलत की फैमिली ने कोरोना वायरस के दौरान रमजान को मनाने का खास एहतमाम किया है। इमाम इसराफिल पहले मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार करते थे, लेकिन अब घर में ही इफ्तार करते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए एक अलग गोशा भी खास कर दिया है, जहां उनकी दिलचस्पी और मसरूफियात की चीजें भी फराहम हैं, साथ ही लोगों के लिए एक पैगाम भी। अगर हमने कंट्रोल खो दिया तो उसके मनफी असरात होंगे, मुतासरीन की तादाद बढ़ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। ब्राजील के प्राना में मस्जिद के इमाम ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए लोगों को घरों में इबादत करने और वाज़ तज़कीर से फैज़याब होने का मौका फराहम किया है। इसके साथ ही मसाजिद से गरीबों और बेकसों की खबरगिरी और उनकी ज़रूरियात की तकमील का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। लॉकडाउन पर अमल करके हुकूमत की कोशिशों को कामयाब करें। कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत हर सतह पर काम कर रही है। हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम समाजी दूरी बनाएं और अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत का भी ख्याल रखें। इसी पैगाम के साथ आपसे लेंगे विदा। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।